नमस्कार, हमारी खास पेशकश साइबर आतंक में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। आज हम बात करेंगे आतंक की। लादेन का आतंक, तालिबानी आतंक और अब आया है आईएसआईएस का आतंक। इन आतंकों से दुनिया दहल गई है। दुनिया का कोई भी इलाका हो, यहाँ तक कि बेहद सुरक्षित अमेरिका भी आतंक के साए में है। इन खूनी आतंकों ने लाखों लोगों की जान ली है। लेकिन आज हम बात करें हैं ऐसे आतंक की जो वर्ल्ड वाइड है। ये ऐसा आतंक है जो आपके घर में घुस चुका है। एक ऐसा आतंक है जिसका नियंत्रण दुनिया के किसी भी कोने से हो सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे शख्स की कहानी जिसे यह आतंक ले चुका है। अजमेर का मोहम्मद रईस। घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ज्यादा कमाने की चाह हमेशा रही। रईस की खुशी उस दिन सीमा पार कर गई जब उसे अनजान कॉल आई। मेरे पास कुछ महीनों पहले एक कॉल आता है। वो लोग मुझे बोलते हैं, हम वोडाफोन कंपनी से बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपके 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। और ज़्यादा खुश हुआ। 5 लाख रुपए की मतलब ये क्या था एकदम से लॉटरी 5 लाख की। उसे बताया गया कि 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। लाखों में वो अकेला खुश नसीब है, लेकिन 5 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए उसे सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए जमा करवाने थे। तो उन्होंने बोला कि आपको इसके लिए 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे हमें। बोला सर क्यों? बोले सिक्योरिटी एज रखेंगे हम, सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए की चाह में रईस ने 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा वो तो सब फ्रॉड था। मेरे सब पैसे डूब गए। मैं वैसे मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं पुलिस के पास गया, कंप्लेंट की उनकी, मगर पुलिस ने बार बार मुझे चक्कर कटवाए, FIR की, मतलब उसका कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। और बाद में मेरे को पता चलता है कि वो लोग नाइजीरियन थे जिनका मैं ठगी हुआ था। अब बात करेंगे मीनल की। मीनल रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए घर से निकली। मैं रोज की तरह अपने ऑफिस जा रही थी अपनी गाड़ी से। सडनली मुझे कॉल आया। तभी रास्ते में फोन की घंटी बजती है। मीनल साइड में गाड़ी रोककर फोन उठाती है। मीनल को बताया गया कि जो शख्स उससे बात कर रहा है वो एक बैंक का अधिकारी है और उसका ATM कार्ड हैक हो चुका है। मैंने जब कॉल पिक किया तो उन्होंने कहा वो मेरे बैंक से बोल रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से? ओ, HDFC बैंक। हाँ जी, बोलिए। क्या मेरा अकाउंट हैक हो गया है? नया कार्ड जारी करने के लिए कार्ड कोड पूछा गया और मीनल ने बता भी दिया। उन्होंने कहा आपका ATM हैक हो गया है तो हमें आपका पिन नंबर चाहिए। मेरे पिन कार्ड नंबर, ओके लिखिए 3586। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 3 दिन बाद अचानक उसे मालूम चलता है कि उसके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। 3 दिन बाद मुझे पता चला मेरे ATM से 50,000 रुपीज गायब है। मीनल अब पुलिस के चक्कर काट रही है। तब से मैं साइबर थाने के चक्कर काट रही हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जयपुर जंक्शन के पास है जयपुर ग्रामीण SP का ऑफिस। यहीं बैठती है महिला काउंसलर जल्पा। आइए आपको मिलाते हैं जल्पा से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरे पास ये 4-5 मंथ पहले की बात है कि जब एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हाय हेलो का, तो मैंने उसका रिप्लाई उस दिन तो नहीं दिया। उसके बाद मैंने देखा किसी नॉन पर्सन का नहीं हो। जब मैंने उस पर रिप्लाई दिया और मैंने पूछा कि कौन, तो फिर मैंने उसको जब ब्रीफली पूछा, उस दिन भी ज़्यादा बात नहीं हुई। दूसरे दिन वापस फिर उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। मैंने वापस उसी नंबर पे रिप्लाई, फिर मैंने फ़ोन किया, कॉल बैक किया। कॉल बैक के बाद में मुझे उसने बताया कि आपका मैम नंबर किसी ऐसी सोशल साइट पर डाल दिया गया जिस पर सेक्स से जुड़ी कोई ऐसी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम जैसे सोशल वर्कर का अगर डाल दिया जाए कोई नंबर इस पर, तो अदर जो और दूसरी लड़कियां हैं तो उनके तो मामूली बात है कि आप किसी भी जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनके नंबर बहुत मिसयूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए।
अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी महिला से जो रात को आ रहे अनजान कॉल से परेशान है। यह है ममता, जिसे कई दिनों से रात को कॉल्स आ रहे हैं। कोई दोस्ती का प्रस्ताव देता है तो कोई मैसेज भेजता है। ममता को जब मालूम चला कि मोबाइल नंबर कहां से मिले तो वो हैरान रह गई। जो मेरे फेसबुक आईडी है वहाँ से उसने नंबर ले लिए और फिर नाइट में उसने कॉल करना स्टार्ट किया, मैसेज करना स्टार्ट किया, गंदे गंदे मैसेज करता था, फ़ोन करता था। उसके बाद मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट में फिर रिपोर्ट करने के बाद में थाने वालों ने कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद थोड़े दिन तक तो ठीक रहा, करीब 6 महीने तक ठीक रहा। 6 महीने आफ्टर 6 मंथ के बाद में वापस इस तरह से स्टार्ट हो गया। फिर वापस मैंने जब थाने वालों को बताया तो थाने वालों ने कार्रवाई शुरू की और फिर फाइनली इसको डिस्पोजल कर दिया। उसके बाद अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। मोहम्मद रईस, जलपा और ममता न जाने कितने लोग हैं जो हर रोज साइबर आतंक का शिकार होते हैं। यही आतंक है जो दुनिया में तेजी से फैल रहा है। दुनिया के हर देश इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये आतंकी इन सभी से आगे है। ये आतंकी हर हथियार को फेल कर रहे हैं जो उनके रास्ते में रोड़ा है। फ़िशिंग का ये एक, जैसे कि आप अगर अच्छी तरह से मैं डिस्क्राइब करूँ तो यही होगा कि 5 साल हो चुके हैं इस पैटर्न को आए हुए और अब ये कुछ सर्वर की, कुछ होस्टिंग कंपनियों की सख्ती के कारण, कुछ देशों के लॉ के कारण इस पर थोड़ी सख्ती आई है। बट अभी भी ये है कि अभी भी ये बढ़ता जा रहा है। कारण ये है कि लोगों की अवेयरनेस के कारण। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे आप बैंक ले लीजिए या कोई फेसबुक की वेबसाइट ले लीजिए, अपनी जीमेल ले लीजिए, याहू ले लीजिए। तो किसी यूज़र को अगर हैक करना हो तो हैकर्स करता है उन्हें फेक पेज बना के फ़िशिंग रूप में टारगेट करता है। उसमें ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं तो मेरे को हैक करना है आपका अकाउंट, तो उसमें ये होगा कि मैं आपको एक फेसबुक का पेज दूंगा और या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखो न्यू फेसबुक आई है, इसका देखो कलर चेंज हो गया है। या फिर इसमें यह है कि जैसे मैं आपको कोई ऐप भी दे सकता हूँ। तो इसी तरीके से जैसे फ़िशिंग का तो मेनली यही है कि जैसे किसी का बैंक अकाउंट हैक करना हो तो बैंक की वेबसाइट फर्जी बना के देते हैं, बोले कि आप इसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। या फिर इनकम टैक्स जैसे कई केसेस हुआ है कि आप अपना इनकम टैक्स भरिए, तो उसमें ये हुआ है कि यूज़र को दिया गया है कि आप इनकम टैक्स भरिए। वो लिंक खोलता है, उसको लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट है, जब वो डिटेल फिलअप करता है अपने क्रेडिट कार्ड की और जो भी जिस भी रूप से वो फिलअप कर रहा है, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो गया, चाहे ऑनलाइन हो गया, चाहे वो कार्ड के थ्रू हो गया, तो जैसे ही वो फिलअप करता है उसको एंटर करता है, आगे नेक्स्ट करता है, तब उसकी डिटेल हैकर के पास चली जाती है। आपने अपने मोबाइल में एंग्री बर्ड गेम जरूर खेला होगा। क्या आपको मालूम है यह गेम एक स्पाई ऐप था? जी हाँ, एंग्री बर्ड स्पाई करार दिया गया है। तब तक हिंदुस्तान में एंग्री बर्ड को 1.7 बिलियन यूजर डाउनलोड कर चुके थे। ऐसी कई एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल से हर दिन डाउनलोड करते रहते हैं, लेकिन यह आपकी प्राइवेसी को डंक मार रहे हैं। ऐसा डंक जिसका असर धीरे धीरे होता है और आपको मालूम भी नहीं चलता। एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के बाद आप इन्हें परमिशन दे रहे हैं कि ये आपके कॉन्टेक्ट्स पढ़ भी सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। आपने अब तक प्राकृतिक आपदा के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं साइबर डिजास्टर के बारे में? हम आपको बताते हैं क्या है साइबर डिजास्टर, कैसे हो रहा है ये साइबर डिजास्टर और कैसे फैल रहा है ये साइबर डिजास्टर आपके आसपास। क्या आप फेसबुक काम में लेते हैं? यही है वो रास्ता जहां से साइबर डिजास्टर जन्म लेता है।
साइबर डिज़ास्टर सी, अगर साइबर डिज़ास्टर की बात करते हैं तो नाउ डेज इफ़ वी सी कि फेसबुक पे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं यूज़र्स, वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन हो गया है सोशल मीडिया के लिए और हर कोई चाहता है कि वो फेसबुक पे हो। इसलिए जो क्राइम है वो क्राइम अब मिसाइल्स या बुलेट्स या हैंड ग्रेनेड्स इस पे नहीं है। इवन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स हैं वो इजीली टारगेट करेंगे कि एक किसी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए एक पिक्चर अपलोड हो या एक कमेंट हो जो एक फेसबुक पे अगर एक बार शेयर करने से वो वायरल हो जाता है तो बहुत इजीली कम्युनिटी राइट्स जो हैं इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी कि कम्युनिटी राइट्स होंगे, आपस में लोग लड़ेंगे, आपस में मरेंगे। तो उसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली सिचुएशन नहीं है। अब साइबर डिज़ास्टर के थ्रू साइबर वर्ल्ड में कोई भी पिक्चर या कोई भी ऐसी कम्युनिटी को डिफेम करने जैसी कुछ एक्टिविटी वो करते हैं तो ईज़िली डिज़ास्टर क्रिएट करना पॉसिबल है। काबा को लेके काबा पे सुअर की फ़ोटो एम्बेड करके उसे शेयर किया था और वो फेसबुक पे इतना ज़्यादा शेयर हुआ कि वायरल हो गया और इतना वायरल पोस्ट हुआ, इतने कमेंट्स हुए, लाइक्स हुए, शेयर्स हुए उसके थाउजेंड्स। एज अ रिज़ल्ट कम्युनिटी राइट्स हो गए उदयपुर में एंड उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा। नाइजीरियन फ्रॉड्स पिंक सिटी में बढ़ते ही जा रहे हैं। ना तो पुलिस के हाथ लगते हैं और यही नहीं अपने नापाक मंसूबों में भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इन्हें वीजा आसानी से मिल जाता है। लिहाजा नाइजीरिया भारत सरकार की गिरफ्त से कोसों दूर है। नाइजीरियन फ्रॉड हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। जी हाँ, फर्जी लॉटरी के नाम पर मेल भेजकर आपको जाल में फंसाया जाता है। ऐसा जाल जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और कोसों दूर बैठे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। तो नाइजीरियन फ्रॉड्स में क्या है कि नाइजीरियंस हैं, नाम से ही नाइजीरिया नाम से ही फ्रॉड्स हैं। लॉटरी फ्रॉड्स आते हैं, लॉटरी ईमेल्स आते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होंगे कि आपकी इतने करोड़ की लॉटरी लगी है और वो पर्सन उस लालच के चक्कर में उसे पैसा ट्रांसफ़र करता है कि आपको इतना पैसा डिपॉजिट करना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो मनी ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद में और डिमांड करते जाते हैं। फाइनली उनके साथ में फ्रॉड होता है, केस रजिस्टर होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो पैसा फाइनली जो भी जितना भी अमाउंट था वो नाइजीरिया ट्रांसफ़र हो गया। अब नाइजीरिया एक बार पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद में बहुत कम देखा गया है कभी कि नाइजीरिया से पैसा कभी इंडिया वापस से आया हो। तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कुछ डिसीजंस लेने होंगे कि नाइजीरियंस जो इतने ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, हर पुलिस स्टेशंस में, हर स्टेट को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि नाइजीरियन फ्रॉड्स का दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, इवन साइबर सेल्स। तो नाइजीरियंस के लिए थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि इंडिया में वीज़ा एक तो उनको इतना इजीली नहीं मिलना चाहिए, देन जो भी जहाँ पे भी रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए पुलिस की। साइबर का आतंक और भी बहुत कुछ है हमारी इस खास पेशकश में, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश साइबर आतंक में आपका स्वागत है। ये सारी सीमाएं लांघकर कभी भी कहीं भी उड़ा सकता है देश की नींद। ना कोई नाम है ना कोई पता, लेकिन रचा जा रहा है साजिशों का मायाजाल। वहीं महिलाएं भी अब साइबर आतंक के चंगुल में धीरे धीरे फंसती जा रही है। साइबर आतंक की गिरफ्त में महिलाएं ज्यादा फंसती जा रही हैं। लोक लाज की वजह से महिलाओं के साथ होने वाला साइबर क्राइम थानों तक नहीं पहुंच पाता है। सोशल साइट्स पर महिलाओं के साथ साइबर क्राइम एक विराट रूप लेता जा रहा है। देखिए, कई तरह के मैटर निकल के आ रहे हैं। मेल आईडी को हैक करना, फेक आईडी बनाना
और फेक आईडी के नाम पे उनके बहुत सारी गलत बातें डाल देना, उनकी आईडी का मिसयूज़ करना, या थ्रू मोबाइल मैसेज, तो वो आ रहा है। और एक मामला हमारे पास अभी कोई 2-4 दिन पहले ही आया है महिला सलाह सुरक्षा केंद्र जयपुर ग्रामीण में। तो उसमें यह है कि हमारी ही एक काउंसलर है, उसका नंबर किसी ने बदमाशी से डाल दिया, तो अब जगह जगह से उसके पास कॉल आ रहे हैं, अच्छा आप मेरे से दोस्ती करोगी, आपका नंबर हमको फलां नेट से मिला है। तो उसने मेरे से कंप्लेंट किया, तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उस कंप्लेंट को साइबर क्राइम थाना में डाला जाए। तो इस तरह से अगर वो बच्ची जानती थी इसलिए उसने हमारे से कांटेक्ट कर लिया और हमने उसको बता दिया कि इसका आगे रास्ता क्या है। और कितनी लड़कियां हैं जो किसी पुलिस थाना में नहीं जा रही हैं, किसी ऐसे सेल में जाके हेल्पलाइन पे हेल्प नहीं ले रही हैं और अंदर ही अंदर जूझ रही हैं। हम लोगों के सेंटर पे जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें मोस्टली केसेस जैसे एक तो फ़ोन पे कोई एसएमएस आने हैं, और कुछ फ़ोन पे अनावश्यक परेशान किया जाता है, कुछ इस तरह की बातें की जाती है। तो एक तो वो, दूसरा जो अपना इंटरनेट के थ्रू जो फेसबुक पे चैटिंग होती है, तो उसमें फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट पे ये आपस में चैटिंग करना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बात बढ़ती है और फिर कई केसेस में कुछ दोनों पक्षों को वो अलाउ नहीं होता, तो उसमें फिर वो चीज़ डिस्प्यूट में चली जाती है, फ्रेंडशिप टूट जाती है, कुछ आगे जाके वो फिर विवाद हो जाता है, फिर कुछ शिकायतें हमारे यहाँ पे आती हैं। फॉर एग्जांपल एक केस तो इस तरह का था कि फेसबुक पे 2 लोगों की चैटिंग हुई आपस में, और फेसबुक पे कुछ लड़की से लड़के ने पैसों का लेन देन किया, तो लगभग 1,60,000 के लगभग रुपए, जैसा कि लड़की ने बताया था कि साहब मेरे से इन्होंने पैसे लिए। तो कुछ तो उन्हें थ्रू चेक पैसा दिया और कुछ किसी के थ्रू भिजवाए पैसे, तो वो 1,60,000 का क्लेम करेगी साहब मेरे से इन्होंने इतना पैसा लिया है। अब हम आपको बताते हैं कैसे हो रहा है साइबर क्राइम। वो कौन से जाल हैं जिनमें आप फंसते चले जाते हैं। अपराध का तरीका, अरबों रुपए लॉटरी में जीतने का झांसा देकर खाते में कुछ रकम जमा कराने के लिए कहा जाता है। फोन रिचार्ज कूपन खरीदने का झांसा, सोशल नेटवर्किंग साइट पर फर्जी अकाउंट खोलना, ईमेल हैकिंग के जरिए, इंटरनेट के जरिए धमकी देकर, फर्जी मेल भेजकर मदद के नाम पर रुपए मंगाना, नेट बैंकिंग के जरिए किसी के खाते से रुपए निकालना या डाटा चोरी करना। अभी भी लॉटरी जीत, उच्च वेतन की नौकरियां और नकली प्रस्ताव के बहाने ठगा जा रहा है। सोशल साइट्स पर अश्लील टिप्पणियां, दिसंबर 2010 के वाकये ने सबके होश फाख्ता कर दिए थे, क्योंकि तब देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी सीबीआई की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। न केवल हैक किया, बल्कि ऐसे लिंक डाले गए जिसका संबंध पाकिस्तान से था। हालांकि समय पर सक्रिय हुए और साइबर एक्सपर्ट ने फिर से वेबसाइट को शुरू कर दिया। वहीं वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट के उपयोग ने हैकिंग को और भी आसान कर दिया है। आम आदमी इस तरह होता है शिकार। कार्ड क्लोनिंग, क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाकर आपके दूसरे कार्ड में डेटा कॉपी करना, डेटा थेफ्टिंग, किसी भी साइट या अकाउंट में रखे डेटा की जानकारी कंप्यूटर से चोरी करना, ऑनलाइन फ्रॉड, आपको लॉटरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करना, साइबर टेररिज्म। इसका उपयोग ज्यादातर हैकर्स पड़ोसी देशों की गतिविधियों को जानने, उनकी असुरक्षित वेबसाइट पर धमकाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। फिशिंग वेबसाइट पर डुप्लीकेट पेज बनाकर आपका अकाउंट हैक किया जाता है। इसमें सोशल साइट्स भी शामिल हैं। जॉब फ्रॉड, बड़ी होटल, बैंक या फिर किसी भी बड़ी नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी। ब्लैकमेलिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट से आपकी जानकारी लेकर आपको ब्लैकमेल करना। दरअसल इंटरनेट का जाल जिस रफ्तार से फैलता जा रहा है, क्राइम का ग्राफ भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। चुनौतियां इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि पड़ोसी मुल्क देश के नेटवर्क को पंगु बनाने की बाकायदा साइबर वॉर छेड़ रहा है। कई ऑफलाइन आफतों से जूझ रही सरकार के लिए अब ऑनलाइन समस्याओं से निपटना बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि साइबर आतंक चरम पर पहुंच गया है। जी हां, हैकिंग की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन ने भी कबूल किया था
पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खुफिया नेटवर्क को हैक करने की कोशिश भी की गई थी। इंटरनेट पे तमाम खतरों को भांपने के बाद शायद हमारी नींद खुल जानी चाहिए। देश में साइबर कमोबेश भगवान भरोसे है। लगातार नामी वेबसाइट हैक हो रही है और धड़ल्ले से हमारे देश की खुफिया जानकारी बाहर जा रही है। सीमाएं लांघने की दरकार, न वीजा लेने का झंझट, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त देश में सेंध लगाने के लिए इंटरनेट बेहद महफूज तरीका है। दुनिया के किसी भी छोर से साइबर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। यानी सूचनाओं का यह अंतर्जाल बन चुका है आतंक का सबसे बड़ा अड्डा। सुरक्षा में थोड़ी चूक, समझो हुए बर्बाद। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कंप्यूटर हैकिंग की पाठशाला बनती जा रही है। इन साइट्स पर आपको किसी की भी निजी जानकारियां चुराने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और भी साइट्स हैं जो आपको ठगी की ABCD सिखा रही है। जी हाँ, फेसबुक पर ऐसे हजारों ग्रुप्स हैं जो हैकिंग के टिप्स और तकनीक आसानी से बता रहे हैं। ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया में डेबिट कार्ड फ्रॉड के मामले में दूसरे स्थान पर है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने जहां लोगों के रोजमर्रा के जीवन को काफी आसान बना दिया है, वहीं इन कार्डों से होने वाली धोखाधड़ी की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के मामलों ने हिंदुस्तान को दूसरे पायदान पर ला खड़ा कर दिया है। देश में डेबिट कार्ड धोखाधड़ी की दर 32% है। वहीं साल 2012 में यह 21% रहा था। तो आपने देखा देश में बढ़ता साइबर आतंक। आइए अब हम देखते हैं इस आतंक से मुकाबले की हमारी क्या है तैयारी। महिला गेस्ट हाउस में चल रहा साइबर थाना। भवन के नाम पर मात्र 2 कमरे। IT एक्सपर्ट और साइबर फोरेंसिक लैब तक नहीं। साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने साइबर क्राइम थाना तो खोल दिया, लेकिन यह भी खाना पूर्ति ही साबित हो रहा है। स्थिति यह है, थाना खुलने के 10 माह बाद भी RPA स्थित महिला गेस्ट हाउस के 2 कमरों में ही संचालित है। थाने में ना कोई साइबर एक्सपर्ट है और ना ही साइबर फोरेंसिक लैब। साइबर क्राइम की जो लॉटरी फ्रॉड्स है, फिशिंग मेल के फ्रॉड्स हैं, फेसबुक पे ऑप्शन पोस्टिंग्स है, इसके अलावा लॉटरी के नाम पे ये जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट कि जॉब के नाम से धोखाधड़ी है, रोजगार.com वगैरह के नाम से, शादी के ऐड वगैरह में हैं। इस तरह सभी तरह के फ्रॉड्स और हैकिंग के हैं, ATM डेबिट कार्ड से फॉल्स चीटिंग के हैं, ये सभी तरह के मुकदमे हैं। ज़्यादातर बड़ों तो ATM डेबिट कार्ड के संबंध में है। कोई भी बैंक कर्मी बन के फ़ोन करता है और उसके पिन नंबर और पासवर्ड नंबर मालूम करके इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इस साल में 22 मुकदमे दर्ज हो चुके और इनमें से हमने 21 मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार किए और जिनके मुकदमे ट्रायल में कोर्ट में चल रहे हैं। और चूँकि सज़ा तो 2-3 साल के ट्रायल के बाद ही किसी केस में नंबर आता है, तो अभी सज़ा किसी में नहीं। अधिकारियों के आदेश के मुताबिक अगर आपके साथ 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की ठगी हुई है, तभी साइबर थाने में मामला दर्ज होगा। लिहाजा ऐसे में आपके लिए उम्मीद करना बेमानी होगा। जयपुर में साइबर थाने की हकीकत। प्रदेश में पहला साइबर थाना सितंबर 2013 में खुला। अब तक 5 लाख रुपए से ज्यादा के 75 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 2014 तक 22 मुकदमे दर्ज, 40% मुकदमों में मिली सफलता। 400 से ज्यादा मुकदमे लोकल थानों में भेजे गए। साइबर थाना
भले ही राजस्थान में बन गया है, ना तो जुडिशरी सिस्टम के पास कोई साधन है जो न्याय दिला सके और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग जो साइबर अपराधियों को सजा दिला सके। तो आप अदालतों में भी तो जो जुडिशरी के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी तो साइबर क्राइम के लिए अलग से सिस्टम डेवलप करें, उनकी भी तो ट्रेनिंग हो। आपने थाने तो बना दिए, थाने बना के कहाँ भेजोगे क्राइम को? आप भेजोगे तो अदालत में। अब अदालत के अंदर जो है जो बैठे हुए अपने जज साहब हैं वो जो है साइबर के बारे में जानते नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं, इसलिए पुलिस की ट्रेनिंग वो आपकी इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिमिनल को सजा तो वो कोर्ट ही देगी। साइबर आतंक से निपटने के लिए हिंदुस्तान को खुद का अपना सिस्टम डेवलप करना होगा, साथ ही आपको और हमें जागरूक होने की दरकार है। इस सफर में बस इतना ही। मेरे सहयोगी शाहनवाज खान और विजय करण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ये था साइबर आतंक। इसका मुकाबला हथियारों से लैस सेना या बेहद प्रशिक्षित कमांडो भी नहीं कर सकते। इस आतंक का मुकाबला बुद्धि, कौशल और जागरूकता से ही किया जा सकता है। लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम सारे आधुनिक साधन अपनाते जा रहे हैं, ये बिना जाने कि आखिर ये साधन अज्ञानता के चलते किस मुसीबत में डाल सकते हैं। साइबर आतंक से बचना है तो साइबर सोल्जर बने, इसी से आतंक से बचा जा सकता है। नमस्कार।